पाकिस्तान और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्टाफ लेवल के ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में कामयाब हो गए। मैं मुआहदा इसको इसलिए नहीं कहूँगा कि अभी बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं। IMF के साथ जब आप निगोशिएट करते हैं तो उनकी जो स्टाफ लेवल की टीम है एक मुआहदे की शक्ल देती है, ड्राफ्ट पेपर की शक्ल देती है, जिसे पाकिस्तान की जानब से फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर स्टेट बैंक साइन करते हैं। उसके अंदर इनेक्चर्स लगे होते हैं और इनेक्चर्स के अंदर टाइम लाइन होती है कुछ प्रायर एक्शंस की। कुछ एक्शंस होते हैं जो बोर्ड मीटिंग में जाने से पहले के होते हैं, कुछ एक्शंस होते हैं जिसके साथ लिखा होता है कि अगर वर्ल्ड बैंक और ADB इन प्रोग्राम को फंड करेंगे, क्योंकि फाइनेंसिंग गैप है 12 से 14 अरब डॉलर का, IMF देगा आपको 6 अरब डॉलर, बाकी पैसा आपको इकट्ठा करना है या कुछ बायलैटरल है तो वो भी आप उसके अंदर डालते हैं। कोई IMF प्रोग्राम तब तक अप्रूव नहीं होता जब तक पूरी आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इनफ्लोज आउटफ्लोज पूरे फुली फाइनेंस ना हो। तो वो एक स्टाफ लेवल के ऊपर अंडरस्टैंडिंग हो गई है जिसको वो बोर्ड में लेकर जाएंगे। होपफुली इन कमिंग फ्यू वीक्स ये बोर्ड में चले जाएगा। बजट से हो सकता है पहले ये IMF के बोर्ड में पेश भी कर दिया जाए और मंजूर भी हो जाए। 2-3 सवालिया निशान हैं जी हमारे सामने जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है आज के प्रोग्राम में। इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक कामयाब क्रिकेट के खिलाड़ी थे और पाकिस्तान के एक अच्छे कप्तान थे जिन्होंने 1992 का वर्ल्ड कप जीता। एक इमरान की एक अपनी टर्म है, वो पिछले PSL में उन्होंने बोली थी, रेलू कट्टे और फटीचर खिलाड़ी जो पाकिस्तान आए थे। तो रेलू कट्टे और फटीचर खिलाड़ियों के साथ आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। 92 में भी जब इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता था तो उसमें कोई रेलू कट्टा या फटीचर नहीं था। अगर 11 में से एक भी रेलू कट्टा होता या फटीचर होता तो इमरान खान वर्ल्ड कप ना जीते। यही असूल उनकी अपनी कैबिनेट टीम के ऊपर और ख़ास तौर पर इकनॉमिक टीम के ऊपर लागू होता है। अगर उसमें कोई रेलू कट्टा या फटीचर खिलाड़ी वो खिलाएंगे तो वो उनको डुबो देगा। 9 मंथ्स के लिए इमरान खान की इकनॉमिक टीम ने पूरे पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और उसकी बुनियादी वजह क्या थी? कहते थे कि बड़ी टफ़ कंडीशंस IMF वाले आयद कर रहे हैं। जब हुकूमत इनको मिली तो 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा था, जो पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए जिसकी एक्सपोर्ट से 22, 23, 24 अरब डॉलर हो, उसको फाइनेंस करना बहुत मुश्किल है। बहुत बड़ा खसारा था, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इकॉनमी ग्रो कर रही थी, पहिया चल रहा था। 5.5%, 5.8% का नंबर था जिसको अब इन्होंने रिवाइज डाउन किया है। इन्फ्लेशन लो थी, टैक्स इकट्ठे हो रहे थे, 5 सालों में डबल हो गए थे, 1900 से 3800 अरब रुपया हो गया था। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही थी, CPEC में इन्वेस्टमेंट बहुत सही थी और ख़ास तौर पर क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 साल दौर में पावर शॉर्टेजेस बढ़ी थी तो 10-12 अरब डॉलर सिर्फ पावर सेक्टर के मंसूबों में सर्व किया गया था, जिसकी वजह से ट्रेड इम्बैलेंस पैदा हुआ। उसी ट्रेड इम्बैलेंस से आपकी करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ी। ये जो साहिवाल और ये हवेली बहादुर शाह और ये कराची वाले पावर प्लांट हैं, ये उसी CPEC से आए थे और उसी CPEC के नतीजे में ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया था। अब जहां मैं इनकी इकनॉमिक टीम के कुछ लोगों को, सारों को नहीं, मैं कहता हूं कि वो रेलू कट्टे और फटीचरों की सफ़ में शामिल हो जाते हैं। वो रेलू कट्टे इसलिए शामिल हो जाते हैं कि 9 माह की निगोसिएशंस के बाद आपने लिया क्या? 6 अरब डॉलर का पैकेज और प्रायर एक्शंस की अगर मैं आपको लिस्ट गिनवाऊँ तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस अगस्त में जब इन्होंने चार्ज संभाला था, 15 दिन के बाद ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ एग्रीमेंट करते तो इससे 100 दर्जे ज़्यादा बेहतर की डील इनको मिलती। इमरान खान को प्लेट में रख के इनको ऑफ़र की जाती कि आप 10 से 12 अरब डॉलर, 10-11 अरब डॉलर की बात हो रही थी कि 10 से 11 अरब डॉलर की डील लीजिए। रुपया उस वक्त था 123 रुपये पे जिस दिन इमरान ने हुकूमत संभाली। तो 123 से वो कह रहे थे रुपए को डीवैल्यू करें। जो प्रोजेक्शंस दी जा रही थी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की, वो थी 132 रुपये के ऊपर। 132 के ऊपर जब आप क्या डील कर लेते, 135 पे डील कर लेते। 123 से बढ़ना था ना ऊपर, जो चढ़ना शुरू हो गया था साथ ही फौरी तौर पे मार्केट के ऊपर, और आपको 10-11 अरब डॉलर वो मिलता। साथ ADB और वर्ल्ड बैंक का जो 1 साल पैसा नहीं आया पाकिस्तान में, वो भी आपके पास आना शुरू हो जाता। ओवर एंड अबव आप अपने फ्रेंडली कंट्रीज सऊदी अरब, UAE और चाइना से पैसे लेते तो आपके पास इस वक्त 20-25 अरब डॉलर की रिज़र्व स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास पड़ी होती। आपको इकॉनमी को स्लो डाउन ना करना पड़ता। जो एक चीज़ ये क्रेडिट कहते हैं कि हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट का खसारा कम कर दिया है, ये नहीं बताते कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का खसारा कम करने के लिए इंपोर्ट कंप्रेशन आपने किया, आपने एक्सपोर्ट ग्रोथ हासिल नहीं की, जिसकी वजह से इक़्तिसादी सूरत हाल इतनी अबतर हो गई है कि जो पिछले साल 5.8 नहीं थी तो 5.23 होगी, जो भी नंबर ये रिवाइज देंगे। अभी मैं इनके नेशनल अकाउंट्स कमेटी के नंबर पढ़ रहा हूँ, 3.3% की रवा माली साल की ग्रोथ फोरकास्ट कर रहे हैं। ऑफिशियल नंबर अभी आया नहीं, NSE की मीटिंग के बाद आ जाएगा। हाफ ग्रोथ, 3 टाइम इन्फ्लेशन
और 500 अरब की टैक्स रेवेन्यू की शॉर्टफॉल। रिजर्व्स कितने हैं जो आपने मांगे थे? सऊदी अरब से $3 अरब बोरो किया आपने, चाइना से $2 अरब बोरो किया, यूएई से 2 ले चुके हैं, ऑयल फैसिलिटी उससे ओवर एंड अबव है। ये आप सिर्फ जमा कर लें तो इस वक्त स्टेट बैंक के अपने रिजर्व उससे कम है। तो इनकी इकनॉमिक टीम के लिए मैं आज दोबारा ये टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ बड़े दुख और तकलीफ़ के साथ कि ये रेलू कट्टों और फटीचर खिलाड़ियों से मैच नहीं जीता जाएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको वो खिलाड़ी मैदान में उतारने हैं जिनको इस मैदान का फ़न आता हो, वो जानते हो। $6 अरब हमने 39 माह का पैकेज लिया है और उसके साथ प्राय रैक्शन दिए हैं कि आपने यूटिलिटी प्राइसेस के वो रेट रखने हैं जो कॉस्ट रिकवरी के ऊपर हो। अब यूटिलिटी प्राइसेस की कहानी भी यहाँ बयान करने की ज़रूरत है। इंट्रो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन ये मुझे चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, सवालों जवाबों में ये ज़ाया हो जाती हैं। 1180 अरब का सर्कुलर डेट था जो पिछली हुकूमत जाते हुए छोड़ के गई, 1180, 1.18 ट्रिलियन का। और ये इसमें से स्टार्ट 525 अरब अपने हफीज़ शेख साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जब ये वज़ीर ख़जाना थे 2013 में, उस वक्त छोड़ के गए हुए। मौजूदा हुकूमत ने 9 माह के अंदर 400 अरब रुपए का इसमें इजाफा कर दिया है। इजाफा क्यों कर दिया है? एक तो उसमें कॉस्ट डिफरेंशियल है, जो हम बिजली बनाते हैं जिस कीमत पे उस पर बेचते नहीं है, उसमें ₹2 पर यूनिट हमारी कॉस्ट आती है। 1000 अरब रुपए के बिल रिसीवेबल हैं, 1000 अरब के, अगर 1600 की बात कर रहा हूँ, 1000 अरब के बिल रिसीवेबल हैं। और उसमें से कोई 700 कोई 500 अरब रुपया तो प्राइवेट है, जिसके जाके अगर मैं बिजली का डिफ़ॉल्टर हूँ तो मेरा ये मीटर काट देंगे बिजली, मुझे घर में बिजली नहीं देंगे, मेरे CNIC को ट्रैक करके मुझे नया कनेक्शन नहीं देंगे। 500 अरब रुपये पब्लिक सेक्टर के डिफ़ॉल्टर्स हैं, सूबे पैसे नहीं देते, वफाक की मिनिस्ट्रियाँ डिफ़ॉल्टर्स हैं। तो ये कौन सा निज़ाम हुकूमत है जी जिसमें 1000 अरब का डिफ़ॉल्ट तो आप भरें और सज़ा मैं भुगतूँ जो बिल देता है रेगुलर? तो ये निज़ाम ऐसे चल नहीं सकता अनलेस कि यू इवॉल्व ए स्ट्रैटेजी, जिसको आप कहते हैं कि मेरिट बेस्ड सिस्टम होगा। वो लोग लगाएंगे जिनको निज़ाम चलाना आता है और उस निज़ाम को लेके आगे भी चलेंगे। अगर कोई ख़ुद एहतसाबी डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा होती है तो मैं तो सबसे पहले चाहता हूँ कि 500 अरब का टैक्स रेवेन्यू का शॉर्टफॉल जो है उसका एहतसाब करके जो कल्प्रेट्स हैं उनको सज़ा दी जाए, क्योंकि रुपया पिछले साल 104 पे कैलकुलेट हो रहा था इंपोर्ट स्टेज के ऊपर, इस साल वो 142 पे कैलकुलेट हो रहा है इंपोर्ट स्टेज के ऊपर। टैक्स रेवेन्यू में उतना 20-30% इजाफा आना चाहिए था, 500 अरब की हमने शॉर्टफॉल ले लिया। कोई दुनिया की जस्टिफिकेशन नहीं है जो इस चीज़ को वाजे कर सकती हो। और IMF की कंडीशनैलिटीज़ के अंदर ये भी साथ शामिल है कि स्टेट बैंक ऑटोनमस होगा, इन्फ्लेशन को वो टारगेट करेगा, एक्सचेंज रेट को वो मार्केट बेस्ड रखेगा। और जब वो इन्फ्लेशन की टारगेटिंग और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट का जिक्र करते हैं तो इसके दो मतलब हैं, एक वो पॉलिसी रेट और इजाफा करने की बात कर रहे हैं और एक एक्सचेंज रेट की फर्दर डिवैल्यूएशन की तरफ आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि यू हैव टू डू इट, आपके पास और इसके अलावा चारा नहीं है। तो $6 अरब लेने के लिए हमने नाक से लकीरें निकाली हैं। हम ये सितंबर में काम ज़्यादा अच्छे तरीके से, बाइज़्ज़त तरीके से और कौम को रुसवा किए बगैर अच्छे तरीके से सब कुछ कर सकते थे, लेकिन 9 माह के बाद प्याज भी खाएँ और जूते भी खाएँ और रुपया $6 अरब मिला और वो भी 39 माह का। ये आज के हमारे प्रोग्राम का लुबेल बाब है।